दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक मैराथन करेंगे जिसमें अरस्तु, मैकियावेली, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो इन सभी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की जो मैराथन आप लोगों के लिए आते रहें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अरस्तु से संबंधित है। तो पहला है, अरस्तु के लिए नागरिक या नागरिकता की कौन सी कसौटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकाश। ठीक है, नागरिकता की कौन सी कसौटी है? अवकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मैक्सी ने किसे कहा? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जो है मैक्सी ने किसे कहा था? अरस्तु, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्य की उत्पत्ति जीवन सुरक्षा के लिए हुई है, वह सब जीवन के लिए बना हुआ है, यह कथन किसका है? तो राज्य की उत्पत्ति जीवन सुरक्षा के लिए हुई है, ये कहा था अरस्तु के द्वारा, और वह सब जीवन के लिए ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के पॉलिटी की विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक वर्ग का शासन। ठीक है, मध्यम वर्ग का शासन की बात पॉलिटी में की गई है, विधि के शासन की बात भी की गई है, मिश्रित शासन प्रणाली की बात भी की गई है, दार्शनिक वर्ग का शासन का संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो अरस्तु ने 158, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 158 जो है संविधानों का अध्ययन किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु के आदर्श राज्य में 6 वर्ग बताता है, वो कौन से हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली, शासक, न्यायिक वर्ग। ये 6 वर्ग आते हैं। पहला कृषक आएगा, दूसरा शिल्पी, तीसरा योद्धा, चौथा संपत्ति और पांचवा शासक न्यायिक वर्ग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो अरस्तु की रचना जो पॉलिटिक्स लिखी गई है वो 8 भागों में विभाजित है। इस बार नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु नागरिकता का वर्णन पॉलिटिक्स के कौन से भाग में करता है? तो अरस्तु जो है नागरिकता का वर्णन पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में करता है। टोटल 8 भाग हैं और नागरिकता का वर्णन तीसरे भाग में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी? तो लिथियम किसके द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, लिथियम में किसके अध्ययन पर जोर दिया जाता था? तो लिथियम में जो है जीव विज्ञान पर जोर दिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है? तो देख सकते हैं आप, राज्य शोषण का यंत्र है, ये अरस्तु का लक्षण नहीं है, क्योंकि अरस्तु राज्य के सपोर्ट में रहते थे। ठीक है, बाकी राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य विविधता में एकता है, ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला है, अरस्तु का विचार नहीं है। तो अरस्तु का कौन सा विचार नहीं है? दार्शनिक शासक की धारणा जो है अरस्तु का विचार नहीं है। कानून की सर्वोच्चता, दासता प्राकृतिक है और वितरणात्मक न्याय की बात अरस्तु के द्वारा की गई है। दार्शनिक शासक की धारणा की बात अरस्तु के द्वारा नहीं की गई है। अगला है हमारा, अरस्तु निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं है? तो आप देख सकते हैं, पत्नियों का साम्यवाद प्लेटो ने कहा था, दार्शनिक राजा का शासन की बात प्लेटो के द्वारा की गई थी, संपत्ति के स्वाम्यवाद की बात भी प्लेटो के द्वारा की गई थी। इससे अरस्तु संबंधित नहीं है, यानी उपयुक्त सभी से अरस्तु क्या है? संबंधित नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है। तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति है वो संविधान में परिवर्तन ही क्रांति का रूप है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का मूल कारण है वो असमानता की भावना। ठीक है, जब लोगों में असमानता की भावना आती है तो क्रांति पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता? तो अरस्तु जो है नागरिक किसे नहीं मानता है? उपयुक्त सभी को, कारीगर को, स्त्री को, मजदूरों को, इन सभी को जो है अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु का आदर्श राज्य है।
ठीक है, तो किसके बराबर है अरस्तु का आदर्श राष्ट्र? प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ के बराबर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज विज्ञानी है नहीं, दार्शनिक वैज्ञानिक की बात इसके द्वारा की नहीं गई है, इसलिए उपयुक्त सभी भी नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण किया था, तो किस आधार पर? विधि आधारित वर्गीकरण है, यानी कानून आधारित, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का प्राकृतिक अवांछनीय है, किसने कहा? तो समानता का जो प्राकृतिक अवांछनीय की बात करते हैं, अरस्तु के द्वारा किया गया है। समानता की बात अरस्तु के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा, अरस्तु की उक्ति राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। ठीक है, अरस्तु जो है राज्य को मनुष्य का पूर्वगामी मानते हैं और प्लेटो जो है बृहत रूप मानते हैं। यहाँ पे व्यक्ति और राज्य की अभिन्न एकता जो है, अरस्तु की उक्ति का राज्य मनुष्य पूर्वगामी है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति और राज्य की अभिन्न एकता से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु की किस कृति को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सर्वाधिक मूल्यवान नदी तथा प्राचीन यूनान राजदर्शन का सर्वोत्तम प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है? तो किसे कहा गया है? पॉलिटिक्स को, यानी राजनीति, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा है एक सफल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? एक सफल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है, ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु ने शिक्षा में सबसे अधिक जोर किस पर दिया था? तो अरस्तु ने शिक्षा में सबसे अधिक जोर जो है संगीत पर दिया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु ने क्रांतियों के कितने प्रकार बताए? तो अरस्तु के द्वारा क्रांतियों के जो है 4 प्रकार बताए गए थे, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो किस आधार पर किया था? संख्यात्मक आधार पर और नैतिकता अथवा गुणात्मक आधार पर, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु जिसे आदर्श राजा कहते हैं वह प्लेटो का आदर्श राज्य आदित्य श्रेष्ठ राज्य है, किसने कहा? तो ये कहा था सेवाइन के द्वारा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु से संबंधित निम्न में से कौन सी पद्धति अरस्तु की नहीं है? तो निगमनात्मक पद्धति अरस्तु की नहीं है, निगमनात्मक पद्धति जो है प्लेटो की है। बाकी आगमनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और दृश्यात्मक पद्धति का संबंध अरिस्टोटल से है। अगला है, अरस्तु कन्फ्यूशियस के बाद सबसे बड़ा मध्यम मार्ग का प्रतिपादक है। तो किसने कहा था? ये कैटलिन के द्वारा कहा गया था कि अरस्तु कन्फ्यूशियस के बाद सबसे बड़ा मध्यम मार्ग का प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार भ्रष्ट विकृतियों का मिश्रण है, किन विकृतियों का मिश्रण है? तो कौन सा हो जाएगा? कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो है लोकतंत्र को भी जो है भ्रष्ट और मूर्खों का शासन मानते हैं। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार राज्य के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है? तो अरस्तु के अनुसार राज्य का क्रमिक विकास का सही क्रम है परिवार, समुदाय और राज्य। सबसे पहले परिवार आता है, परिवार से समुदाय बनता है और समुदाय से राज्य बनता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक सही है। तो सिकंदर क्या था? अरस्तु का शिष्य था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला है सुकरात प्लेटो का शिष्य था, सुकरात नहीं प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। दूसरा है प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, भाई अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। तो तीसरा है अरस्तु सुकरात का शिष्य था। तो पहला, दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, डी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा अरस्तु से ही संबंधित है जू पॉलिटिकन। ठीक है, जू पॉलिटिकन किसकी अवधारणा है? तो जू पॉलिटिकन भी अरस्तु की अवधारणा है। अगला है, अरस्तु के राज्य का उद्देश्य नहीं है। तो अरस्तु के राज्य का उद्देश्य जो है कौन सा नहीं है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोजिंग जो है अरस्तु के राज्य का उद्देश्य नहीं है।
अगला है, अरस्तु के किस ग्रंथ को मित्र की श्रद्धांजलि ग्रंथ माना जाता है? तो वो ग्रंथ है हीम। हीम को मित्र की श्रद्धांजलि ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पर यह किसका कथन है? तो ये है अरस्तु का। अगला है हमारा, इंटेलिक क्या है? तो इंटेलिक का संबंध है एक गत्यात्मक शक्ति जिसमें वस्तु आकार ग्रहण करती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान एक है। तो अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान एक क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। अरस्तु राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान मानते हैं, अर्थात जिसे व्यवहार में लाया जा सके। अगला है, अरस्तु का दास्ता से संबंधित कथन नहीं है। तो अरस्तु का जो दास्ता से संबंधित कथन नहीं है, यूनानी कानूनी दास हो सकते हैं, प्राकृतिक दास नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि अरस्तु जो है दासों को प्राकृतिक मानता है। अगला है, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना अरस्तु ने पॉलिटिक्स के किस भाग में की है? तो वो कौन से भाग है? पहला भाग है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु को शरीरधारी बुद्धिमत्ता किसने कहा? तो अरस्तु को शरीरधारी बुद्धिमत्ता प्लेटो ने कहा था, उसके गुरु ने। अगला है, अरस्तु को यूनानियों का गुरु किसने कहा? तो अरस्तु को यूनानियों का गुरु कहा था दांते जर्मीनो ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के संबंध में विचार जो वस्तु के विचारों से मेल नहीं खाता है वो है व्यक्ति राज्य से प्राकृतिक रूप से पहले। डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक मिनट इसे ऑफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति जो जीवन निर्वाह के लिए उपलब्ध साधनों से सुरक्षित है, जिसके पास अवकाश है, वह होंगे, वो क्या होंगे? नागरिक होंगे। ये अरस्तु का मानना था। और दासों को तो नागरिक उसने माना ही नहीं अरस्तु ने। अगला है हमारा, नागरिकता के संबंध में अरस्तु का विचार नहीं है पूछा गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है वह नागरिक है, ये राइट नहीं है। अगला है, कुछ व्यक्ति स्वभाव से तो उदास होते हैं, किसका कथन है? तो ये भी अरस्तु ने कहा था, कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही उदास होते हैं। अगला है हमारा, यहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दास होते हैं होना चाहिए, उदास यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो दास होते हैं, ये अरस्तु का कथन था। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्व या वर्गों से होता है? तो सामाजिक संगठन का निर्माण 6 तत्वों से होता है। बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, इसलिए एथेंस से भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे। तो कौन भाग गया था? अरस्तु। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचा संरचना को निर्मित करता है, कौन करता है? मध्यम वर्ग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, वस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो वस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है हॉब्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वस्तु की बात हॉब्स के द्वारा की जाती है। अगला है, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो संविधान का वर्गीकरण करने के कारण, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शासन तंत्र, यानी पॉलिटी। पॉलिटी को ही अरस्तु जो है सरकार की उच्चतम शासन प्रणाली मानते हैं। अगला है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो वो नियम है मध्यम मार्ग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार अरस्तु का है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्लीज़ वीडियो को आराम से देखिए, एक बार नहीं आप लोग 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। इसको आराम से वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए और क्वेश्चन आराम से आपको याद हो जाएंगे। अगला है हमारा, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्य के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो किसने किया है? उपयुक्त सभी ने किया है। फेलिस की बात करें, प्लेटो की बात करें, हिप्पोडोमस की बात करें, इन सभी ने आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। अगला है हमारा, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु को तर्कसंगत के रूप में राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कथन है, प्लेटो का आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। अगला है, अरस्तु के किसी भी प्रमाणित बौद्ध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। और कथन है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। तो क्या हो जाएगा? और कथन है इसका, ये राइट हो जाएगा क्योंकि दास जन्म से ही निम्न व स्वशासन के लिए अयोग्य होता है, ये अरस्तु का मानना था। ठीक है, दास जो है जन्म से ही निम्न और अयोग्य होता है, ये अरस्तु का मानना था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और कथन है इसका, कारण है विकासवादी चरण में मनुष्य जानवर था। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, लेकिन विकासवादी चरणों में मनुष्य जानवर था। विकासवादी चरणों में कैसे जानवर हो सकता है? तो ये आर इसका कथन जो है, कारण जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, अरस्तु के अनुसार राज्य जो है शक्ति का पूर्वगामी है। तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य है शक्ति का पूर्वगामी है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। नैसर्गिक संस्था की बात अरस्तु के द्वारा नहीं की गई थी, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए सत्य है, आर असत्य है। अगला है, अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा सामान्य मध्य का सर्वोच्च देवदूत है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। अरस्तु सामान्य बुद्धि और सामान्य मध्य का सर्वोच्च देवदूत है। और प्लेटो ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है कि उसकी रचनाओं में कल्पना की उड़ान नहीं, यथार्थ का फूट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लेटो जो है ये कहीं भी प्लेटो के बारे में नहीं है, यानी कथन सही है, कारण क्या है? असत्य है। अगला है, नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार माना है। तो नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार किसने माना है? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है। तो वितरणात्मक न्याय की बात अरस्तु करते हैं, इसका सार है आनुपातिक समानता। अगला है, वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अरस्तु, यानी पहला इसका राइट हो जाएगा। अगला है, नागरिकता की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी? तो नागरिकता की सर्वप्रथम अवधारणा जो है अरस्तु के ही द्वारा दी गई थी, सी राइट हो जाएगा। अगला है, किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो पूर्वगामी की बात करते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। तो राज्य का उद्भव ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, ये कहा था अरस्तु ने। अगला है, किसने कहा पुरुष की शोभा उसे आदेश देने में है तथा महिला के स्वभाव से पालन करने में है?
ये कहा था अरस्तु ने। अगला है, किसने कहा निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अरस्तु ने कहा था कि निर्धनता ही अपराध और क्रांति को जन्म देती है। अगला है, अरस्तु के अनुसार राज्य में शासन करने वाले राजाओं में निम्न में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो अपेक्षित कौन सा है? तर्क बुद्धि। ठीक है, तर्क करने की बात अरस्तु करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? तो अरस्तु राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, यानी सी राइट हो जाएगा। अगला है, राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किसने किया? तो राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करने वाले जो विद्वान थे, अरस्तु थे। अगला है हमारा, प्लेटो किसे अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहते हैं? तो प्लेटो अपनी अकादमी का जो मस्तिष्क कहते हैं, अरस्तु को मानते हैं। अगला है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो संपत्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगला है, किसने कहा विधि इच्छा से प्रभावित विवेक है? विधि इच्छा से प्रभावित विवेक है, ये कहा था अरस्तु ने। अगला है, अरस्तु ने किस प्रकार की समानता का समर्थन नहीं किया है? तो आनुपातिक का किया है, अंक गणितीय का नहीं किया उसने, यानी बी। अगला है, अरस्तु कितने वर्ष तक लीसियम का प्रधान रहा? तो अरस्तु जो है 12 वर्षों तक लीसियम का प्रधान रहा। अगला है, अरस्तु ने संपत्ति की तुलना किससे की है? तो संपत्ति की तुलना अरस्तु जो है हथौड़े से करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज है कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इसी प्रकार की जो वीडियो है आप लोगों के लिए आते रहें। अगला है, पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा? तो पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना कहा था बार्कर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वितरणात्मक न्याय प्रणाली का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो वितरणात्मक न्याय प्रणाली का प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। अगला है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक है। राज्य क्या है? सकारात्मक अच्छाई, क्योंकि ये राज्य के सपोर्ट में थे अरस्तु, प्लेटो। अगला है, यहाँ पर अरस्तु से संबंधित टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए क्वेश्चन, और अब हम मैकियावेली से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं, यह कथन किसका है? ये मैकियावेली का है कि मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य अपनी आशाओं की, ठीक है, अपरिमितता के कारण ही अपराध करते हैं। अगला है, मैकियावेली के समय इटली कितने भागों में विभाजित था? तो मैकियावेली के समय इटली जो है 5 भागों में विभाजित था। अगला है, मैकियावेली ने किस विधि एक विधि का पूर्ण समर्थन किया था? किस विधि में एक विधि का पूर्ण समर्थन किया था? वो था नागरिक विधि, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकियावेली विधर्मी नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष है, वह अपनी राजनीति में दुराचार नहीं बल्कि सदाचारी निरपेक्ष है। ये विचार किसने व्यक्त किए थे? तो मैकियावेली के संबंध में ये विचार दिए थे डनिंग ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकियावेली ने विधि का एकमात्र स्रोत किसे माना है? तो मैकियावेली जो कानून का एकमात्र स्रोत मानते हैं विधायक को। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, भाड़े की सेना का समर्थन नहीं किया। उसने यह वर्णन अपनी कौन सी रचना में किया है? तो मैकियावेली ने जो है सेना का समर्थन किया लेकिन भाड़े का समर्थन नहीं किया, वो है आर्ट ऑफ वॉर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्ट ऑफ वॉर। अगला है, मैकियावेली ने कौन सी शक्ति का समर्थन किया है? तो मैकियावेली केंद्रीय शक्ति का समर्थन करते हैं, ठीक है, केंद्र के शासन के रूप में समर्थन करते हैं। ए राइट हो जाएगा। अगला है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी रचना है? तो ये है बर्लिन की।
डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है? तो अपने युग का शिशु मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजदर्शन का जनक माना जाता है? तो आधुनिक राजदर्शन का जनक जो है मैकियावेली। नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक है? तो नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक है मैकियावेली। मोस्ट इंपोर्टेंट, नैतिकता को राजनीति से, ठीक है, पॉलिटिक्स को मॉरलिटी से अलग किया था मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली समर्थक है? तो मैकियावेली किसका समर्थक है? राजतंत्र का। अगला है, मैकियावेली ने राज्य को माना है? राज्य को क्या माना है? कृत्यम, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस विचारक के अनुसार राजा में शेर तथा लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ये कहा था मैकियावेली ने। अगला है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा? तो ये कहा था मैकियावेली ने। मैकियावेली का मानना था कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति की जो हानि हुई है उसको नहीं भूल सकता। अगला है, निम्न में से प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? तो प्रथम आधुनिक विचारक हो जाएंगे मैकियावेली। अगला है, द प्रिंस की रचना मैकियावेली द्वारा कब किया गया? तो प्रिंस की रचना की थी मैकियावेली ने 1532 में। अगला है, द आर्ट ऑफ वॉर किसकी कृति है? तो आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी मैकियावेली ने। अगला है हमारा, यह कथन किसका है कि शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है? तो शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है, इसकी बात की थी मैकियावेली ने। अगला है, शक्ति ही सत्य है और किस विचारक की विचारधारा का केंद्र बिंदु है? तो पावर की बात करते हैं मैकियावेली, तो मैकियावेली यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, राजनीति का नीति से संबंध विच्छेद करने वाले विचारक हैं? तो राजनीति का नीति से संबंध विच्छेद करने वाले विचारक हैं मैकियावेली। अगला है हमारा, इतिहास की 10 पुस्तक की व्याख्या करने वाले विचारक हैं? तो इतिहास की 10 पुस्तकों की व्याख्या करने वाले विचारक हैं मैकियावेली। अगला है हमारा, मैकियावेली अनैतिक नहीं है वरन वह धर्म व नैतिकता से उदासीन है, ये कहा था डनिंग ने। अगला है, मैकियावेली के समय इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो मैकियावेली के समय इटली जो है 5 राज्यों में बटा हुआ था। अगला है, मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजाओं और गणराज्यों को रक्षा के लिए विश्वासघात प्रदर्शन करना चाहिए, ये कहा था मैकियावेली ने। अगला है, मैकियावेली को किसने युग पुरुष की संज्ञा दी है? तो मैकियावेली को युग पुरुष की संज्ञा दी थी मैक्सी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, चर्च ने न केवल हमको अधार्मिक और भ्रष्ट बनाया है अपितु उसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर हमें बर्बाद कर दिया है और अब भी कर रहा है। यह कथन क्या है, किसका है? मैकियावेली का। इसीलिए मैकियावेली चर्च विरोधी था लेकिन धर्म विरोधी नहीं। अगला है, विस्तार करो या नष्ट हो जाओ संबंधित है, ये किससे है? मैकियावेली से। मैकियावेली का मानना था या तो विस्तार करो या फिर नष्ट हो जाओ। अगला है, मैकियावेली का जन्म इटली के किस शहर में हुआ है? तो मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में, यानी डी राइट हो जाएगा। अगला है, किस विद्वान ने मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना है? तो मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना है विलियम टी ब्लूम के द्वारा। अगला है हमारा, राज्य की स्थापना बल से की जाए परंतु उसकी सुरक्षा हेतु छल का प्रयोग किया जाए, उक्त विचार किसका है? तो ये बात की थी मैकियावेली ने। राज्य की स्थापना बल से की जाए परंतु उसकी सुरक्षा किससे कैसे की जाए? छल से की जाए, ये मैकियावेली का मानना था। राज्य के सपोर्टेड है। अगला है, किस विचारक को शैतान का शागिर्द तथा तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे मैकियावेली।
अगला है, मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाता है उतने जल्दी संपत्ति की हानि को नहीं भूलता। यह कथन किस विचारक का है? तो मैकियावेली। अगला है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक हो जाएंगे मैकियावेली। कौन सा विचारक युग का शिशु कहलाता है? तो युग का शिशु है मैकियावेली। अगला है, कौन सा विचारक फ्लोरेंस का शिशु कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस का शिशु भी मैकियावेली हो जाएंगे। अगला है हमारा, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। तो मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति की विशेषता है, अनुभववाद और इतिहासवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। यह कथन किसका है? यही क्वेश्चन आपको घुमा के 2-3 बार पूछा गया है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य है। ठीक है, जो साध्य है वो ही साधनों का औचित्य है, ये मैकियावेली का मानना था। अगला है, मैकियावेली ने किन 2 प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया है? तो राजतंत्र और गणतंत्र का। ठीक है, मैकियावेली जो है राजतंत्र और गणतंत्र के समर्थक हैं। डी राइट हो जाएगा। अगला है, समाज में विधायक या कानून निर्माण की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक है। तो कौन हो जाएंगे? मैकियावेली। अगला है, मैकियावेली ने शासन के शुद्ध रूप कौन से बताए हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, वैध प्रजातंत्र। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकियावेली अपने युग का शिशु कहाँ जाने का कारण था? अपने युग का शिशु क्यों कहा गया था? क्योंकि मैकियावेली का चिंतन जो है पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि की उपज है और मैकियावेली का चिंतन इटली की दुर्दशा की उपज है, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला है, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किए और राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण किया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? तो मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469। अगला है हमारा, किसने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा? तो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है मैकियावेली को कहने वाले गेटेल। अगला है, मैकियावेली की प्रिंस वो प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो मैकियावेली के संबंध में यह टिप्पणी की थी डनिंग ने। अगला है हमारा, सेबाइन के अनुसार दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य का अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? ये हो जाएगा मैकियावेली। अगला है, मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? तो किसका पड़ा था? पुनर्जागरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विचारक है जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? तो मिश्रित सरकार का समर्थन करते हैं मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताता है? तो मैकियावेली अपनी डिस्कोर्सेस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं। डिस्कोर्सेस। अगला है, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है। तो मैकियावेली का जो राष्ट्रवाद है उग्र राष्ट्रवाद है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संधि काल है। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, सही कथन है। अगला है, मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, जो मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे। अगला है, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या है? बुरा है। मैकियावेली मनुष्य को स्वभाव से बुरा मानते हैं। अगला है, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण किया है 3 शुद्ध रूप में। ठीक है, 3 शुद्ध और अशुद्ध रूप में।
अगला है मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव तो बुरा है और जो युगांतर से अपरिवर्तित रहा है उसका दमन किया जा सकता है। ये मैकियावेली का मानना था। अगला है मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म जो है मनुष्य की सुरक्षा बचाव की आवश्यकता से हुआ है। अगला है मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। उसके अनुसार राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। अगला है मैकियावेली राज्य को मानता है। वह राज्य को एक कृत्रिम और मानव संस्था मानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं। अगला है हमारा मैकियावेली धारा रचित पहली रचना दी द प्रिंस का प्रकाशन कब हुआ? तो द प्रिंस कब लिखी थी? 1532 में। अगला है हमारा एक्विनास और मैकियावेली से संबंधित दोनों विचारकों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं थॉमस एक्विनास ने किन दो पुराने विचारकों के विरुद्ध सिद्धांतों में एकता स्थापित की थी? वो हो जाएंगे अरस्तु और ऑगस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्विनास का जो संबंध है अरस्तु और ऑगस्टाइन। अगला है संत एक्विनास ने कानून को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो वो श्रेणियां थी 4। अगला है संत एक्विनास ने किस प्रकार के कानून को सर्वोपरि स्थान दिया? तो वो था शाश्वत कानून। अगला है किस विचारक ने अरस्तु की कृतियों और विचारों को पुनर्जीवित किया? तो वो थे संत एक्विनास। इसलिए मध्य युग का अरस्तु इनको कहा जाता है। अगला है किस विचारक को मध्ययुगीन विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्विनास। अगला है एक्विनास के निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार अरस्तु से मेल नहीं खाते? तो एक्विनास और अरस्तु के विचार आपस में मेल जो है दासता के संबंध में नहीं खाते, यानी दासों के संबंध में। अगला है इतिहास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इतिहास की जो प्रसिद्ध कृति है वो है चुम्मा थियोलॉजिया। अगला है किस प्रकार के कानून का संबंध एक्विनास के दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से मानता है? वो है शाश्वत कानून। अगला है हमारा मैक्सी ने किस विचारक को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा था? तो मैक्सी ने किसको पुकारा था? एक्विनास को। मध्य युग की बात कर रहा है। अगला है एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था? तो एक्विनास भी जो है राजतंत्र के समर्थक थे। अगला है संत थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ था? तो संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में हुआ था। अगला है थॉमस एक्विनास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी कहाँ हुआ था? इटली में। अगला है किस विचारक को ईसाई अरस्तु कहा जाता है? तो ईसाई अरस्तु थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। अगला है मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना गया है। ठीक है, तो क्या कथन क्या है? सही है। उपयोग कथन सही है, यानी प्लेटो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, अरस्तु आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है। इसलिए उपयुक्त जो कथन क्या है? सही है। अगला है प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक सत्ता मानते हैं और मध्ययुगीन चिंतक जो है देवी, वहीं मैकियावेली कृत्रिम और अनुबंधन पर आधारित मानता है। अगला है मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। बिल्कुल, कथन बिल्कुल क्या है? राइट है। अगला है मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? राजा या शासक को माना है। ए राइट हो जाएगा। अगला है मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में मैकियावेली थे। अगला है मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? वो था फ्लोरेंस। अगला है मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार आपके विचार से मेल खाते हैं। उनके विचार हॉब्स के समान हैं। मैकियावेली और हॉब्स के विचार क्या हैं? आपस में मेल खाते हैं। अगला है राजनीतिक इतिहास में राष्ट्र राज्य की अवधारणा के सूत्रपात का श्रेय
किस विद्वान को जाता है? तो वो हो जाएंगे मैकियावेली। अगला है, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहता है? डी मेडिसी को। डी मेडिसी को मैकियावेली अपनी द प्रिंस पुस्तक को सौंपना चाहता है। अगला है, किसने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा दी है? तो वो थे जोन्स। अगला है, मैकियावेली के विचार किस भारतीय विचारक से मेल खाते हैं? तो मैकियावेली और कौटिल्य में सिमिलरिटी थी, ठीक है, समानता थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसीलिए अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस से राज्य की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास नहीं है? महात्मा गांधी, क्योंकि राज्य के विरोधी थे महात्मा गांधी, इसीलिए इनको भी अराजकतावादी कहा जाता है। अगला है हमारा हॉब्स, ठीक है। अब हॉब्स से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हॉब्स से संबंधित। हॉब्स की प्रमुख कृति है, तो हॉब्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट कृति थी लेवियाथन। अगला है, गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित होने वाला विचारक है, तो गैलीलियो से कौन प्रभावित हुआ था? हॉब्स, थॉमस हॉब्स। अगला है, हॉब्स की अध्ययन पद्धति का नाम बताइए। तो हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वैज्ञानिक भौतिकवाद, सी राइट हो जाएगा। अगला है, गैलीलियो के युग में राजनीति का गैलीलियो किसे कहा जाता है? तो राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है थॉमस हॉब्स को। अगला है, हॉब्स किस शासन व्यवस्था को एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते हैं? तो राजतंत्र को। अगला है, हॉब्स के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो हॉब्स के बारे में, वह निरंकुशवादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। अगला क्वेश्चन है, अपने मनुष्य में निरंतर संघर्ष का कौन सा कारण नहीं बतलाया? तो कौन सा नहीं बताया था? संयम। अगला है, हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है। तो हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषता है अराजकता की अवस्था। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स द्वारा मनुष्य के जीवन का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है? एकांकी बताया गया है, कुत्सित बताया गया है, निर्धन बताया गया है, देवतुल्य नहीं बताया गया है। अगला है, हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण नहीं है शांति व पारस्परिक सद्भावना का पाया जाना, ठीक है। हॉब्स जो है उस प्राकृतिक अवस्था को जो है शांति और पारस्परिक सद्भावना नहीं मानते थे। अगला है, हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांतों में कितने समझौते किए? कितने किए थे? एक। अगला है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। तो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक समर्थक था हॉब्स, थॉमस हॉब्स। अगला है, आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? तो आणविक समाज की अवधारणा जो है थॉमस हॉब्स के विचारों में पाई जाती है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता? जो लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं वो लागू नहीं होता। लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये हॉब्स से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्न में से किसके संबंध में यह टिप्पणी की गई है कि उसका लेवियाथन रूसों की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया है? ये है संप्रभुता के संबंध में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकांकी, असहाय, गंदा, पाश्विक और अल्प आयु था? तो ये था थॉमस हॉब्स के संबंध में। अगला है, हॉब्स के बारे में किसने कहा है हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु जो है भागीदार नहीं है? ये कहा था वाहन के द्वारा। अगला है हमारा, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः इसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। किसने लिखा है? ये लिखा है सेबाइन ने। अगला है,
यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत का रूप भी निष्फल है। किसने कहा था? ये कहा था वाहन ने। अगला है, हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये कहा था ऑक्सफोर्ड ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉब्स का जन्म हुआ था, तो थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था 1588 में, 1588 में। तो हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला है, हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था की कौन सी विशेषता बतलाई गई है? नैतिकता का सर्वथा अभाव था, इसमें न्याय और अन्याय के विचार का सर्वथा अभाव था, इसलिए उपयुक्त दोनों राइट हो जाएंगे। अगला है, हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में कितने प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए थे? तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए थे। अगला है, हॉब्स उसके सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है, ये कहा था सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। ए राइट हो जाएगा। अगला है, हॉब्स किसे अपना जुड़वा भाई मानता है? तो अपना जुड़वा भाई हॉब्स मानते हैं भय को। अगला है हमारा, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन ज्ञान का अंत शक्ति है, यह उनकी कौन सी रचना में कहा गया है? डी कॉर्पोरे। ए राइट हो जाएगा। अगला है, हॉब्स व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति और राज्य को क्रमशः क्या मानता है? तो मानता है व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन। अगला है, वेपर ने हॉब्स के राज्य की प्रकृति को क्या कहा? तो वेपर ने हॉब्स के राज्य की जो प्रकृति थी उसको यांत्रिक माना, यानी यंत्रों के समान। अगला है, हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार क्या है? तो हॉब्स के सामाजिक समझौते का जो मूल आधार था उपयुक्त सभी था, बुद्धि, शक्ति, उपयोगिता, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, थॉमस हॉब्स की रचना लेवियाथन को किसने जलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जलाया था क्लेरेंडन ने। ठीक है, हॉब्स की रचना लेवियाथन को क्लेरेंडन ने जलाया था। अगला है, लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना किसने कहा था? तो ये कहा था माइकल ऑक्सफोर्ड के द्वारा। ए राइट हो जाएगा। अगला है, लेवियाथन की रचना कब की गई? तो लेवियाथन की रचना की गई थी 1651 में, 1651 में। अगला है, अंग्रेजी भाषा या भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उन सब में आप कदाचित महानतम हैं, यह किसने कहा था? यह कहा था सेबाइन ने। अगला है, हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचार का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत जो है निरंकुशता बाद में होता है, यह किसने कहा था? सेबाइन के द्वारा कहा गया था। अगला है हमारा, हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंदर रखा जा सकता है, ये कहा था माइकल ऑक्सफोर्ड ने। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का कैसा वर्णन किया है? तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का युद्ध की अवस्था के रूप में किया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, ये कहा था हॉब्स ने। समस्त अस्तित्व है एकदम गतिशील पदार्थ है, थॉमस हॉब्स। अगला है, किसने कहा कानून ने उचित और अनुचित के नियम हैं, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उन्हें और न्याय उचित नहीं माना जाता, ये कहा था थॉमस हॉब्स ने। अगला है, हॉब्स ने किस विचारक की अपेक्षा की थी? तो अरस्तु की। ठीक है, हॉब्स ने किस विचारक की अपेक्षा की थी? अरस्तु। अगला है, जिस क्रम में राजनीति विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह सही क्रम है, कौन सा है? सबसे पहले मैकियावेली के बाद हॉब्स हो जाएंगे, हॉब्स के बाद रूसो हो जाएंगे, रूसो के बाद मिल। अगला है हमारा, किसके विचारों में उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो वो है थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स के विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। अगला है हमारा, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कह रहा है? तो इसमें सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था।
सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार नहीं था होना चाहिए था, यहाँ पे था है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है। तो ये बात की थी थॉमस हॉब्स के द्वारा। अगला है, हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ है। तो हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ है उन वस्तुओं को जिनको आम आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता ही उस फैसिलिटी है। अगला है, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहण किया? तो ये किया था गैलीलियो से। अगला है, हॉब्स की रचना लेवियथन तर्कशास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है, किसने कहा? ये कहा था हरमन ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा, आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का दुश्मन होता है, प्राकृतिक अवस्था पूर्णतया काल्पनिक तथा अन्य ऐतिहासिक है। तो तीनों राइट हो जाएंगे। अगला है, जहाँ कानून शांत है वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है, ये कहा था हॉब्स के द्वारा। जहाँ कानून शांत है वहाँ व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। अगला है हमारा, हॉब्स को मिल्सबरी का शैतान किसने कहा? तो हॉब्स को मिल्सबरी का शैतान कहा था कोली ने। अगला है, सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए काल्पनिक निगम शब्द प्रयुक्त किया है। अगला है हमारा टॉपिक है लॉग। लॉग से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही लाइक कीजिए। किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है? तो उदारवाद की आत्मा कहा गया है जॉन लॉक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन पर दो निबंध किस विचारक की रचना है? तो शासन पर दो निबंध लिखा है जॉन लॉक ने। अगला है हमारा, किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है? तो वो कृति है शासन पर दो निबंध जॉन लॉक की रचना। अगला है हमारा, जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभाव करने वाली घटना है, वो है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, यानी ए। अगला है हमारा, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अगला है, किस विचारक ने एक सीमित व उत्तरदायी सरकार की कल्पना की? तो ये हो जाएगा जॉन लॉक। अगला है, जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो मनुष्य कोरा जंगली पशु है, ये जॉन लॉक का मानना नहीं था। मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मनुष्य परोपकारी है। बी सी डी राइट हो जाएंगे, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है? वो है काम का अधिकार। बाकी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई है। अगला है हमारा, किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? तो ये है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। अगला है, लॉक ने कौन सा अंग सरकार के अंग से संबंधित नहीं बतलाया है? वो है संघीय शक्ति। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उससे संबंधित बताया है, संघीय शक्ति को नहीं। अगला है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकारों में कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? तो लॉक ने सबसे महत्वपूर्ण जो माना है वो संपत्ति का अधिकार, यानी सी। अगला है, लॉक ने समर्थन किया है। लॉक ने किसका समर्थन किया है? संवैधानिक राज्य का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉक द्वारा सहिष्णुता पर कितने पत्र लिखे गए? तो लॉक ने सहिष्णुता पर 4 पत्र लिखे थे। अगला है हमारा, लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है किसी भी सरकार को यदि वह समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। अगला है हमारा, राज्य की प्रकृति और कार्य संबंधी उदारवादी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादक क्या पाया जाता है?
तो किसमें पाया जाता है? जॉन लॉक में। राज्य की प्रकृति तथा कार्य संबंधी उदारवादी अवधारणा का जो सर्वोत्तम प्रतिपादक है वो जॉन लॉक हो जाएंगे। अगला है हमारा, उसका सामाजिक अनुबंधन विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता। यह कथन किस विषय में है? किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? जॉन लॉक का मानना था कि उसका सामाजिक अनुबंधन जो है विवेक की विजय का प्रमाण है, ये जॉन लॉक ने कहा था। अगला है, मैकफर्सन ने लॉक प्राकृतिक अवस्था को कहा है। तो मैकफर्सन ने लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसको प्राकृतिक शांति की अवस्था कहा है। अगला है, लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार दो समझौते हुए। ठीक है, लॉक सामाजिक समझौते में दो समझौते को मानते हैं। अगला है हमारा, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है, नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंधन सभ्य समाज की बात उनके द्वारा की गई है। अगला है हमारा, जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं केवल संपत्ति का अधिकार। सी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो संवैधानिक सरकार की बात करते हैं जॉन लॉक। संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, तो इसका संबंध जो है जॉन लॉक से हो जाएगा। जॉन लॉक का जन्म हुआ था। तो जॉन लॉक का जन्म जो हुआ था 1632 में। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवास मानने वाले विचारक हैं बेंथम। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन लॉक के बारे में सत्य है? तो लॉक उदारवाद का पिता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लॉक प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता है, ये भी राइट हो जाएगा। लॉक सामान्य बुद्धि का दार्शनिक है, ये भी राइट हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों राइट हो जाएंगे लॉक के संबंध में। अगला है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था है। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोक राज्य के नकारात्मक कार्यों में कौन से कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो हो जाएगा विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला है हमारा, लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता किसने कहा? तो लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता जो कहा था मैकफर्सन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता जो है मैकफर्सन ने कहा था। अगला है हमारा, लॉक के राज्य की प्रकृति की विशेषता कौन सी है? तो लॉक के राज्य की जो प्रकृति की विशेषता है उपयुक्त सभी है, नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी का राज्य। अगला है, लॉक ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। अगला है हमारा, लॉक के अनुसार लोकतंत्र एक साधन है, उदारवाद सत्य है और साध्य है, ये लॉक का मानना था। अगला है हमारा, लॉक ने संप्रभुता शब्द को किस नाम से प्रयोग किया? तो लॉक ने संप्रभुता को सुप्रीम पावर के रूप में संबोधित किया। अगला है, लॉक ने क्रांति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया। अगला है, लॉक ने लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो बात करते हैं, जॉन लॉक ने राज्य, नागरिक, समाज, समुदाय में अंतर किया है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य सरकार का निर्माण किया, और जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य को सौंपा था। अगला है हमारा, लॉक ने व्यक्ति के स्वभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है, दुख से बचना चाहता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है जॉन लॉक के संबंध में। व्यक्ति स्वभाव से नेक तथा अच्छा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, ये लॉक का मानना था, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला है, लॉक जो है विधि व स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो लॉक के विधि व स्वतंत्रता के संबंध में जो है विधि स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं करती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय है। तो लॉक के संबंध में जो प्राकृतिक नियम का अभिप्राय है मध्यकालीन ईश्वर की सार्वभौमिक विधि।
सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के क्रियान्वयन में लगाना, उपयोग सभी केवल आम जनता के लिए, आम जनता के भले के लिए। तो ये कहा था जॉन लॉक ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? तो निरपेक्ष परिणाम विचार का समर्थक जो है मैकियावेली नहीं है। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। अगला है अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? तो अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को दोषी पाया था बेंथम ने। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा था। अगला है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में पूर्वाधिकार मौजूद थे, पहले से ही अधिकार मौजूद थे। अगला है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? तो जॉन लॉक का सिद्धांत जो है, योगदान जो है, सहमति का सिद्धांत और सीमित सरकार, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। अगला है मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं जॉन लॉक। अगला है राज्य की प्रकृति और कार्य संबंधी उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जॉन लॉक में राज्य की प्रकृति और कार्य संबंधी उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है। अगला है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने की थी? तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना जो है बेंथम, रूसो, एडमंड बर्क, इन सभी के द्वारा की गई थी। अगला है जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता एवं एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता था। किसने कहा था? ये कहा था वेपर के द्वारा। अगला है जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो जेफरसन मानते हैं व्यक्ति को जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सुख लेने का अधिकार प्राप्त है। लॉक के समान ही है जीवन और स्वतंत्रता, लेकिन संपत्ति की जगह यहाँ पे इनका सुख लेने का अधिकार। अगला है जन्म के समय व्यक्ति का दिमाग खाली स्लेट के समान होता है, ये कहा था जॉन लॉक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा लॉक के अनुभववाद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जॉन लॉक के अनुभववाद के बारे में बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्वक नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है लॉक जो है व्यक्तिवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता व सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं। व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक जो है व्यक्तिवादी कहलाते हैं। अगला है लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। ठीक है, तो इसका कथन हो गया और कारण है इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन इसकी व्याख्या आपस में मैच नहीं करती है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है। अगला है लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉक जो है राज्य के कार्यों और शक्तियों को सीमित मानते हैं और राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। राज्य का अस्तित्व जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में, ये असत्य है। अगला है हमारा जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम हैं। तो और कारण कथन है इसका, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम हैं और कारण है राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों राइट हो जाएंगे और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है रूसो। तो रूसो से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला है रूसो की प्रसिद्ध कृति है। तो रूसो की जो प्रसिद्ध कृति है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्त बढ़ती गई, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ये कहा था रूसो के द्वारा कि सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की जो तनावग्रस्तता है बढ़ती गई है। अगला है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है रूसो ने। अगला है रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को मानता है।
तो रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था मनुष्य को संतुष्ट मानता है, शांत मानता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत हैं। तो रूसो के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा का लक्षण नहीं है, वह आस्था पर आधारित नहीं है। अखंडता, अध्येता और अप्रतिनिधित्व की बात उसके द्वारा की गई है। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़े विशाल राज्यों में सफल हो सकता है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है रूसो की संप्रभुता का लक्षण है। तो रूसो की संप्रभुता का जो लक्षण है लोकप्रिय संप्रभुता, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रूसो के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है कह रहा है। तो रूसो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सीमित संप्रभुता की बात करते हैं जॉन लॉक। अगला है किस विचारक के बारे में यह कहा जाता है कि उसका राज्य शीश कटा लेवियाथन है, ये कहा था रूसो ने। अगला है रूसो का जन्म कब हुआ। तो रूसो का जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। अगला है रूसो ने शासन करने के लिए निम्न की सिफारिश की थी। तो रूसो ने शासन करने के लिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय है, ये इसमें आवश्यक लक्षण नहीं है। यह व्यक्तिगत है, यह सदैव ठीक है, यह राष्ट्रीय है, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगला है एक विचारक व्यक्ति पतित पशु है, ये किसने कहा था। एक विचारक जो है विचारशील, सॉरी एक विचारक नहीं विचारशील, ठीक है, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, ये कहा था रूसो ने। अगला है रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छा का योग। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे रूसो के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था, ये रूसो का मानना है। अगला है किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था। तो भोला भाला जंगली मानने वाले विचारक हैं रूसो। अगला क्वेश्चन है किसने सजाया था कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सर ने कल्याण की सामूहिक जो है चेतना का विकास करना चाहिए। तो ये कहा था रूसो ने। अगला है हमारा एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया था। तो विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, ये कहा था रूसो ने। अगला है हमारा सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह टिप्पणी किसकी है। ये सामान्य इच्छा के प्रति इसमें कहा था हॉबहाउस के द्वारा। अगला है रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। अगला है मनुष्य स्वतंत्र पैदा है और प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से जकड़ा हुआ है, ये कहा था रूसो ने। अगला है हमारा रूसो की कौन सी कृति सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो वो है सामाजिक समझौता। अगला है मानव प्रकृति के बारे में रूसो का मत है। तो मानव प्रकृति के बारे में रूसो का मानना है मानव जो है दुर्गुणों और सद्गुणों का मिश्रण है। अगला है रूसो के अनुसार मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां हैं। तो रूसो के अनुसार मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां आत्म प्रेम और सहानुभूति। अगला है हमारा रूसो के आदर्श राज्य का वर्णन किस पुस्तक में है। तो आदर्श राज्य का जो वर्णन किया है रूसो ने किसमें किया है, एन इंट्रोड्यूशन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला है रूसो को तर्क का उत्साही धर्मदूत किसने कहा। तो रूसो को तर्क का उत्साही धर्मदूत जो कहा था वेफर ने। अगला है रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र और सीजेरियन तानाशाही का जनक है, यह कथन किसका है। ये ड्यूगिट ने कहा था। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा है वास्तविक इच्छा का योग। अगला है तर्क के प्रति विद्रोह की अवधारणा किसने दी। तो तर्क के प्रति विद्रोह की अवधारणा दी थी रूसो ने। अगला है यह किसने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। तो कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, ये कहा था रूसो ने। अगला है रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था, ये रूसो का मानना था। अगला है सुरक्षात्मक लोकतंत्र किसकी देन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं रूसो।
अगला है, किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधी या विरोधीभास के रूप में की गई है? ये रूसो का जनरल विल यानी सामान्य इच्छा की। अगला है, रूसो ने अपनी किस पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो किसमें की है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते में। अगला है, किसका कथन है कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी? तो रूसो का मानना था कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी। अगला है, रूसो ने कितने प्रकार की शासन प्रणाली मानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन रूसो ने किया है। किसने कहा कला और साइंस के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला है, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। यह कथन है रूसो का। अगला है, पूंजीवाद मनुष्य के सामाजिक चरित्र को नष्ट करके अलगाव को बढ़ावा देता है। ये मानना है रूसो का। अगला है, स्वशासन और उत्तम शासन को एक साथ मिलाने वाला कौन था? स्वशासन और उत्तम शासन को मिलाने वाला था रूसो। अगला है, सामान्य इच्छा ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकती जहां राजनीतिक दल या वर्ग विद्यमान हो। ये कहा था रूसो ने। अगला है, आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो केंद्रीयता की बात करते हैं रूसो। अगला है, डिस्कोर्सेस इन इक्वलिटी नामक पुस्तक किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है डिस्कोर्सेस इन इक्वलिटी। ठीक है, डिस्कोर्सेस इन इक्वलिटी की बात करते हैं रूसो। अगला है, रूसो को किसने सर्वाधिकारवाद का जनक कहा था? रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक जो है टॉलमैन के द्वारा कहा गया था। अगला है, किसका कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये रूसो ने। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना किसको स्वीकार करती है? वो करती है लोक संप्रभुता को। अगला है, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु के समान है। ये कहा था रूसो के द्वारा। रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ये रूसो का मानना था। रूसो की सामान्य इच्छा है, तो सामान्य इच्छा क्या है? सभी की इच्छा यानी आदर्श इच्छा का योग जो है सामान्य इच्छा है। अगला है, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में किस आदर्श को समझौते द्वारा प्रस्तापित नागरिक समाज का भी आदर्श स्वीकार किया है? वो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगला है, किस विचारक की राज्य एवं संप्रभुता संबंधी अवधारणा को हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन कहा जाता है? वो रूसो राइट आंसर हो जाएगा। रूसो की संप्रभुता को। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्षण नहीं है राज्य की प्रभुसत्ता में निहित जो है रूसो की सामान्य इच्छा का लक्षण नहीं है। अगला है हमारा, रूसो द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया उस निबंध का विषय था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस निबंध का विषय था विज्ञान व कला की प्रकृति ने नैतिकता को सर्वबाधित किया या भ्रष्ट किया। अगला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार किसने दिया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार दिया था रूसो ने। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, और बेंथम और जेएस मिल से संबंधित अगले टॉपिक में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।